नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता। इससे पहले कि हम आज की कक्षा शुरू करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय मैं पूर्व में ही पोस्ट कर चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब बात करते हैं आज की कविता की। आज की कविता का शीर्षक है वो आंखें। वो आंखें कविता स्वतंत्रता पूर्व किसानों की स्थिति पर आधारित कविता है कि किस प्रकार से पहले के समय में हमारे अन्नदाता किसानों का जीवन संघर्ष से पूर्ण होता था। किस प्रकार से पूर्व काल में निर्धन किसानों पर ऋणदाताओं के रूप में साहूकारों जमींदारों का वर्चस्व बना रहता था। जमींदार लोग किस प्रकार से अपना ऋण ब्याज समेत वसूलने के लिए किसानों पर अत्याचार किया करते थे। तो आज की कविता हमारी इसी विषय पर आधारित है। तो बहुत अधिक देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा वे आंखें। तो आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं काव्य पाठ से। पढ़ते हैं कविता का पहला पद्यांश। बहुत छोटे छोटे पद्यांश के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया है आज की कक्षा में। तो पहला पद्यांश है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। काव्य पाठ के बाद सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ पे। गुहा, गुफा, सरीखी, समान, दारुण, भीषण, भयानक, दैन्य, दीनता, नीरव, शांत, रोदन, रोना। शब्दार्थ के बाद अब आगे बढ़ेंगे संदर्भ की ओर। संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह का भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से उद्धृत है। वे आंखें कविता के रचयिता कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। संदर्भ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे प्रसंग की ओर और जानेंगे कि इन 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। इस पद में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के किसानों की दारुण दशा का वर्णन किया है। कवि को किसानों की दयनीय स्थिति, उनकी दुर्दशा, उनका दर्द उनकी आंखों में दिखाई देता है, जिसका शाब्दिक चित्रण कवि ने इस पद में किया है। कवि द्वारा किया गया शाब्दिक चित्रण अब हम पढ़ेंगे भावार्थ में। भावार्थ इस प्रकार से होगा, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि कहते हैं कि मुझे भारतीय किसान की आंखें एक भयानक अंधेरी गुफा के समान लग रही हैं। जिस प्रकार गुफा के भीतर झांकने से भय लगता है, गुफा के भीतर गहन अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, उसी प्रकार से मुझे किसान की आंखें भी उस अंधकार में गुफा के समान प्रतीत हो रही हैं और उन आंखों को देखने में मुझे भय लग रहा है, अर्थात मेरा मन डर रहा है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। आगे कवि कहते हैं किन आंखों में मुझे, कि किसान की आंखों में मुझे निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये भीतर तक धसी हुई आंखें, भीतर तक धसी हुई आंखों से तात्पर्य है कि जब कोई भी मनुष्य जब अति कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसकी आंखों के नीचे एक कालापन सा दिखाई देता है और आंखें अंदर को धसी हुई सी प्रतीत होती हैं। तो कवि ने उसी का शाब्दिक चित्रण यहाँ पर किया है कि मुझे किसान की इन भीतर को धसी हुई आंखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन दिखाई दे रहा है। इनमें भयानक गरीबी का दुख, उनकी दयनीय स्थिति और उनकी इन आंखों में मुझे मौन रोदन भी प्रतीत हो रहा है, मुझे मौन रोदन दिखाई दे रहा है। तो यह तो था इस पद का भावार्थ। भावार्थ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस पद का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है, कवि को किसान की आंखों में निराशा दिखाई देती है। किसान की निराशा भरी आंखों को गुहा कहने का तात्पर्य है। कवि को किसान की आंखों में उसकी पीड़ा, उसकी दुख का एहसास होता है। उसकी दुख, दर्द, दीनता से पाठकों को अवगत कराने हेतु कवि ने किसान की आंखों को गुहा सरीखी कहकर मार्मिक चित्रण किया है।
अब आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। दैन्य दुख नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार है, अर्थात पद में अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य होता है। किसान की भीतर धसी हुई आंखों का सजीव चित्रण करने हेतु अंधकार की गुहा सरीखी सुंदर उपमा है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा पहला पद्यांश समाप्त होता है। आइए अब हम दूसरे पद्यांश का पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। पद्यांश पाठ के बाद अब बारी आएगी शब्दार्थ की। शब्दार्थ इस प्रकार से है। स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान गर्व या स्वाभिमान, मझधार बीच में, कगार किनारा, सदृश अर्थात समान। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रसंग की ओर। प्रस्तुत पद में कवि ने किसान की उस स्थिति का वर्णन किया है जब वह स्वतंत्र था, स्वाभिमानी था तथा जीवन के समस्त सुखों से समृद्ध था। उसके पास उसके खेत खलिहान थे, परंतु वर्तमान में वही समृद्ध किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कवि ने इस दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण इस पद में किया है। प्रसंग के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस पद का भावार्थ। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। आगे कवि कहते हैं कि कभी यह किसान जो आज अति दयनीय स्थिति में है, कभी यह किसान स्वतंत्र था, अर्थात उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं था, स्वावलंबी था, उसके पास अपना कहने को सब कुछ था, उसके पास उसके खेत खलिहान थे और उसकी आंखों में कभी, उसकी इन्हीं आंखों में कभी, जिनमें आज कवि को दारुण दुख दिखाई दे रहा है, जो आंखें कवि को आज गुहा सरीखी दिखाई दे रही हैं, उन्हीं आंखों में कभी अपने समृद्ध जीवन का स्वाभिमान भरा रहता था। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। कभी इस किसान की समाज में मान मर्यादा थी, परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह चला हो। अर्थात यहाँ पर कवि का आशय है कि आज के समय में हमारे किसान की दशा ठीक नहीं है, आज उसका जीवन स्वाभिमान शून्य है। कवि कहना चाहते हैं कि कभी एक वक्त ऐसा था जब इन्हीं आंखों में, इन्हीं दयनीय आंखों में, जिनमें अत्यंत करुणा दिखाई दे रही है, अत्यंत दुख दिखाई दे रहा है, इन्हीं आंखों में उसके समृद्धशाली जीवन का स्वाभिमान दिखाई देता था। परंतु आज की स्थिति में किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय है और उसकी उन्हीं आंखों में, जिन आंखों में उसके समृद्ध जीवन का स्वाभिमान था, उन्हीं आंखों में आज अत्यंत दुख और मौन रुदन दिखाई दे रहा है। और वही समृद्धशाली जीवन उसे मझधार में, अर्थात बीच में ऐसे छोड़कर चला गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर किसी नदी के प्रवाह में बह चला हो। आज उसी किसान की आंखों में स्वाभिमान के स्थान पर अत्यंत दुख और दीनता दिखाई दे रही है। भावार्थ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। कवि ने एक ही पद में बड़ी ही सरलता से किसान के समृद्ध व उज्जवल अतीत की तथा वर्तमान की सांसारिक समस्याओं व किसान के जीवन की दारुण कहानी का शब्द चित्रण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से अतीत के पन्नों में किसान समृद्ध व प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करता था और किस प्रकार से बदलते समय के साथ उसका जीवन आज अनेकानेक समस्याओं, विपदाओं, निराशाओं से घिर गया है। भाव सौंदर्य के बाद अब आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। स्वाधीन किसान, अभिमान भरा, संसार कगार सदृश में अनुप्रास अलंकार है, कगार सदृश में उपमा अलंकार है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा पद्यांश 2 भी समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे पद्यांश 3 की ओर और सबसे पहले पद्यांश 3 का पाठ करेंगे। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से। काव्य पाठ के बाद आइए सबसे पहले दृष्टि डालते हैं शब्दार्थ पर। द्रगों अर्थात नेत्रों, आँखों, बेदखल, अधिकार से वंचित करना, त्रन अर्थात तिनका।
बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया पद्यांश है, तो बहुत अधिक शब्दार्थ नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। शब्दार्थ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद में कवि ने किसान की आंखों में उसके लहलहाते खेतों की स्मृतियों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है और खेतों का जिनसे वह अब बेदखल हो गया है। प्रसंग के बाद अब आगे बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। भावार्थ इस प्रकार से होगा। लहलाते वे खेत रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अर्थात कवि कहता है कि किसान की आंखों में आज भी उसके वह लहलहाते खेत झूम उठते हैं, अर्थात उसकी आंखों में उसके उन लहलहाते खेतों का दृश्य दिखाई देता है जिनसे उसे अब वंचित कर दिया गया है, उससे उसके खेतों का अधिकार छीन लिया गया है, अर्थात उसे बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आगे कवि कहते हैं कि उन खेतों का एक एक दिन का उसे इतना प्यारा था, उसे इस प्रकार से प्रिय था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली ही हरियाली आ जाती थी। उसके जीवन में उन खेतों को देख करके उसके जीवन में हरियाली छा जाती थी। उसका मन प्रसन्न हो उठता था। हरियाली से तात्पर्य है कि उसका मन प्रसन्न हो जाता था, प्रसन्नता से खिल उठता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों से बेदखल कर दिया गया है, उसे उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। खेतों से वंचित होने से जैसे उसके जीवन की संपूर्ण प्रसन्नता कहीं खो गई है, कहीं चली गई है। तो यह तो था इस पद्यांश का भावार्थ। भावार्थ जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। इस पद में कवि ने किसान की आंखों में विगत दिनों की स्मृतियों में उसके सुखी समृद्ध जीवन का चित्रण किया है तथा साथ ही उन समृद्ध स्मृतियों के सुखों के दूसरी ओर वर्तमान की भयावह दयनीय तथा ऋणदाताओं द्वारा किसान को उसकी संपत्ति से बेदखल किए जाने के दुख से व्यथित अंतर्मन व जीवन शैली की दुर्दशा से भी पाठकों को अवगत कराया है। भाव सौंदर्य से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शिल्प सौंदर्य। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लहलहाते वे खेत सुखद स्मृति बिंब है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। भाषा सरल सुबोध व लोक प्रचलित है। पद में कोमल शब्दावली के साथ साथ तुक का निर्वाह भी किया गया है। तो इसी के साथ हमारा तीसरा पद्यांश यहीं समाप्त होता है। चौथे पद के पाठ के साथ आगे बढ़ेंगे। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। पद्यांश पाठ के बाद सबसे पहले जानेंगे इस पद के शब्दार्थ। आंखों का तारा अत्यधिक प्यारा। कारकुनों जमींदारों के कारिंदों। लाठी लकड़ी की छड़ी। शब्दार्थ के बाद अब बारी आती है प्रसंग की। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसान की उस स्थिति का वर्णन किया है जब किसान अपने पुत्र को स्मरण कर अत्यंत दुखी है, क्योंकि वह वही पुत्र है जिसे ब्याज न चुका पाने के कारण महाजनों द्वारा लाठी से पिटवाकर मार दिया गया है। कवि द्वारा पुत्र शोक में दुखी किसान की अति पीड़ादायक मन स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रसंग के बाद आइए जानते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। किसान का प्यारा बेटा उसकी आंखों का तारा आज भी उसकी आंखों में ही घूमा करता है, अर्थात उसके आंखों के तारे उसके प्यारे बेटे की स्मृति आज भी उसकी आंखों में घूमा करती है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यह वही बेटा है जिसे स्मरण कर किसान अत्यंत दुखी हो रहा है। यह वही बेटा है जिसे ब्याज न चुका पाने के कारण साहूकारों के कारिंदों अर्थात जो साहूकारों के लिए काम करते हैं, साहूकारों के कारिंदों की लाठियों के निर्मम प्रहार से जो मारा गया है, अर्थात साहूकारों ने ब्याज न चुकाने के कारण अपने कारिंदों से
लाठियों से पिटवाकर किसान के जवान बेटे को मार दिया है, उसकी क्रूर हत्या करा दी है। और उसी क्रूर हत्या का दृश्य आज भी किसान की आंखों में दिखाई देता है, उसकी आंखों में तैरता है, उसकी आंखों में घूमा करता है और अपने उसी जवानी में मारे गए बेटे को स्मरण करके किसान अत्यंत दुखी हो रहा है। भावार्थ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। इस पद में कवि ने स्वतंत्रता पूर्व जमींदारों व साहूकारों के निर्मम व्यवहार को दर्शाया है कि किस प्रकार पूंजीपति साहूकार अत्यंत क्रूरता व निर्दयता से किसानों का शोषण किया करते थे तथा अपना ऋण व ब्याज वसूलने के लिए किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करते थे, तक कि यदि समय से उन्हें उनका ऋण ब्याज समेत नहीं मिलता तो वह बल का प्रयोग करते थे। और इस स्थिति में यदि किसी ने उनकी क्रूरता का विरोध कर दिया तो वे उसके प्राण तक ले लेते थे। इस पद के माध्यम से कवि ने जमींदारों के अत्याचार पूर्ण व्यवहार से पाठकों को अवगत कराने का एक सफल प्रयास किया है। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। पद की भाषा सरल, सहज व मुहावरेदार है। पद में आंखों में घूमना, आंखों का तारा मुहावरे का सफल प्रयोग किया गया है। भाषा शैली प्रवाहपूर्ण है। इसी के साथ यहाँ पर पद्यांश 4 भी समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे पद्यांश 5 की ओर और सबसे पहले हम पद्यांश 5 का काव्य पाठ करते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। काव्य पाठ के बाद आइए एक दृष्टि डालते हैं शब्दार्थ पे। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। महाजन अर्थात ऋणदाता, कौड़ी 1 पैसा, आंखों में चुभना, बुरा लगना, कुर्क नीलाम, बरगों की जोड़ी अर्थात बैलों की जोड़ी। शब्दार्थ जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं इस पद का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जमींदार और साहूकारों द्वारा ब्याज का पैसा वसूलने के लिए किसानों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक बार ऋण लेने के पश्चात ब्याज का पैसा देते देते किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। प्रसंग के बाद आगे बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। भावार्थ इस प्रकार से है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि आगे बताते हैं कि किस प्रकार से साहूकार ने गरीब किसान को दिए गए धन को वसूलने के लिए, दिए गए ऋण का ब्याज वसूलने के लिए किस प्रकार से उस पर अत्याचार किए तथा धन और ब्याज वापस लेने के लिए उसने किसान का घर, संपत्ति, सब चीज की नीलामी करवा दी है, उसे घर से बेघर कर दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने ब्याज का एक भी पैसा नहीं छोड़ा। अपने ब्याज का एक एक पैसा वसूलने के लिए उसने किसान का घर द्वार बिका दिया है। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। आगे कवि कहते हैं कि किसान को अपने उन प्रिय बैलों की जोड़ी की हुई नीलामी की स्मृतियां उसकी आंखों में आज भी सूल के समान चुभती हैं। किसान को बेघर कर दिया, उसके ऋण का ब्याज उसने एक एक पाई वसूल कर ली और इसके बाद भी देखते देखते किसान के प्राणों से भी प्यारी उसके बैलों की जोड़ी की भी नीलामी करवा दी। किसान निर्धनता के कारण विवश होकर अपने प्रिय बैलों की जोड़ी की नीलामी होते हुए देखता रह गया और कुछ भी न कर पाया। उसकी स्मृति मात्र बैलों की नीलामी की स्मृति का दृश्य आज भी उसकी आंखों में जीवंत है। उसकी आंखों में उसका जीवंत चित्र दिखाई देता है। वह वेदना आज भी उसे सूल की भांति चुभती है। भावार्थ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाजनों के अत्याचारों से प्रताड़ित किसानों की दयनीय दशा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जमींदार ऋण राशि का
ब्याज वसूलने के लिए किसानों की शेष संपत्ति की नीलामी कर उससे छीन लेता है, जैसे घर, बैलों की जोड़ी आदि, और फिर नीलामी में बिकी संपत्ति की स्मृतियां सूल की भांति उसकी आंखों में चुभती रहती हैं। यहाँ कवि ने एक निर्धन किसान की आजीविका चलाने हेतु किए गए संघर्ष की करुण कहानी व्यक्त की है। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ते हैं शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। घर द्वार महाजन ने न की कौड़ी छोड़ी में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभती, आंखों में चुभना मुहावरे से लिया गया है। बरघों ग्रामीण परिवेश की जनसामान्य भाषा का शब्द है। बिका दिया घर द्वार, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी करुणापूर्ण बिंब है, अतः यहाँ करुण रस द्रष्टव्य होता है। तो इसी के साथ वे आंखें कविता का 5वां पद्यांश भी यहाँ पर समाप्त होता है। और वे आंखें कविता के 5 पद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या के साथ है आज की हमारी कक्षा भी यही समाप्त होती है। बहुत जल्द प्रस्तुत होती हूँ आप सभी के समक्ष अपनी अगली कक्षा में वे आंखें कविता के आगे के 5 पद्यांशों के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।